अच्छा, नेक्स्ट है एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इनहिबिटर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम के रिएक्शन को, जो एंजाइम रिएक्शन परफॉर्म कर रही है उसको कम कर देगा, तो वो उसका क्या होगा? इनहिबिटर होगा। इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं, इरिवर्सिबल भी होते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो एक बार एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे तो वो उससे डिटैच नहीं होते, ठीक है, परमानेंटली उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। एग्जांपल यहाँ पर है, जिससे लेड है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि हीम सिंथेसिस के अंदर क्या होती है कि फेराचिलेटेज है जो कि हीम सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है, तो ये लेड उस पर जाकर इरिवर्सिबली बाइंड करता है और उसको इनहिबिट कर देता है। इसके साथ हमारे पास दूसरा रिवर्सिबल इनहिबिटर। जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं ये कोवेलेंटली बाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें परमानेंटली बाइंड करना होता है। जबकि जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं ये नॉन कोवेलेंटली बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ जाके, और ये अगर डाइल्यूट कर दें एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स को तो ये उससे डिटैच भी हो जाते हैं और एंजाइम दोबारा अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने लग जाती है। अब जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं ये टेम्पोरेरी होते हैं, इन्हें हम फर्दर डिवाइड करते हैं एक कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के अंदर और एक नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के अंदर। सबसे पहले कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, ये नाम शो कर रहा है कि ये जो इनहिबिटर होते हैं ये सब्सट्रेट के लिए कॉम्पीट करते हैं, ठीक है, जहाँ पर एंजाइम की एक्टिव साइट पर सब्सट्रेट ने जाके बाइंड करना है तो ये भी उसी एक्टिव साइट पर जाके बाइंड करेंगे, सब्सट्रेट के लिए कम्पीट करेंगे। इनका इफेक्ट क्या होता है? वी मैक्स पर, के एम पर और लाइन वीवर बर्थ प्लॉट पर। अच्छा, जो वी मैक्स होती है ना इसके अंदर वो रहती है कांस्टेंट, लेकिन के एम जो होता है इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है। वी मैक्स क्यों कांस्टेंट होती है? अगर हम सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, ठीक है, तो सब्सट्रेट क्या करेंगे? इस इनहिबिटर के इफेक्ट को ओवरकम कर देंगे। जहाँ पर इनहिबिटर ने भी बाइंड करना है वहीं पर आकर सब्सट्रेट भी बाइंड कर रहे थे ना। अगर सब्सट्रेट ज़्यादा हो जाएंगे तो वो इनहिबिटर की जगह सब्सट्रेट ज़्यादा जल्दी जाके बाइंड करेंगे। मीन्स के सब्सट्रेट अगर ज़्यादा हो तो हम रिएक्शन को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, इनहिबिटर के एक्शन को ओवरकम कर सकते हैं। इस वजह से क्या होगी कि इसके अंदर जो वी मैक्स होगी वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन के एम इसके अंदर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि सब्सट्रेट बहुत ज़्यादा चाहिए तब जाके वी मैक्स कांस्टेंट रह रही है ना, तो मीन्स के सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा इसके लिए रिक्वायर है, तो ज़्यादा सब्सट्रेट रिक्वायर है वी मैक्स, तो वी मैक्स जो होगी ज़्यादा सब्सट्रेट की वजह से हमें मिल रही है, ठीक है। अब जब सब्सट्रेट ज़्यादा होंगे तो के एम क्या होगा? लार्ज होगा, जबकि एफिनिटी इसके लिए क्या होगी? कम होगी। हमने पीछे भी डिस्कस किया है, एफिनिटी कम होगी, ज़्यादा सब्सट्रेट चाहिए होंगे और के एम भी इंक्रीज हो जाएगा। डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर देखें। अब ये जो वी मैक्स थी दोनों के लिए, ठीक है, इसके लिए भी और इसके लिए थे, ये था एंजाइम कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर और ये इनहिबिटर के बगैर थी, तो दोनों के लिए वी मैक्स कॉन्स्टेंट ही है। लेकिन जो के एम है ना, तो फर्स्ट वन के लिए देखिए तो थोड़ी है, दूसरे के लिए इंक्रीज कर गया। मीन्स के एफिनिटी कम थी तो मोर सब्सट्रेट रिक्वायर थे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर गया। इसके जो लाइन वीवर बर्थ प्लॉट है सेम इसी के मुताबिक हमने ड्रा करना है। के एम हमने क्या कहा? इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो नो इनहिबिटर वाला था ये के एम था, ठीक है, इस साइड पे इंक्रीज करेगा क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, तो पॉजिटिव की तरफ क्या होगा? के एम इंक्रीज करेगा, तो पॉजिटिव की तरफ के एम इंक्रीज करता जाएगा। जो वी मैक्स है दोनों के लिए एट सेम पॉइंट पर ही कट कर रही है, तो वी मैक्स कॉन्स्टेंट रह रही है। यहाँ पर एक इसने एग्जाम्पल दिया स्टेटिन ड्रग की, ठीक है। अब स्टेटिन ड्रग क्या होता है? अब हमारे पास होती है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटाइल कोएंजाइम रिडक्टेज। ये बेसिकली एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने के अंदर इन्वॉल्व होती है। अब इसके लिए जो नॉर्मल होता है ना सब्सट्रेट आके, ये इसने नॉर्मल सब्सट्रेट शो किया है, ठीक है, इस नॉर्मल सब्सट्रेट ने आके बाइंड करना है यहाँ पर। इस सब्सट्रेट के स्ट्रक्चरल एनालॉग इसके साथ मिलती जुलती स्ट्रक्चर होती है कुछ इनहिबिटर्स की या स्टेटिन ड्रग्स की। वो कौन से हैं? पैरावेस्टेटिन भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद एटोरवेस्टेटिन भी, लेवोवेस्टेटिन भी। तो ये जो होती है इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? इसके सब्सट्रेट के साथ मिलती जुलती हैं। अब इस सब्सट्रेट की बजाय अगर ये जाके उधर बाइंड कर दें, ठीक है, ये भी अब सब्सट्रेट को कम्पीट कर रहे हैं ना, उसके सब्सट्रेट की बजाय जाके ये ड्रग्स जाके बाइंड कर रहे हैं, ऐसे इनहिबिटर के कम्पिटेटिव इनहिबिटर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये वहाँ जाके बाइंड कर देते हैं तो इस सब्सट्रेट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर कम होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के तौर पे एक्शन कर रहे हैं। इसके बाद आ गया नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। अब नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के अंदर क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है ना वो एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे बाइंड करता है। वो फ्री एंजाइम के साथ भी कर सकता है, या एंजाइम और सब्सट्रेट का अगर एक कॉम्प्लेक्स बना पड़ा है तो उसके साथ भी जाके बाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने किसी और साइड पे एलोस्टेट किसी और साइड पे जाके बाइंड करना है। इसकी एग्जांपल हम देखें तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है जो कि हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करता है, तो ये क्या ऐसा नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के तौर पे एक्ट कर रहा है।
इसके इफेक्ट देखें तो वी मैक्स डिक्रीज होनी है, क्योंकि अब जितना मर्जी सब्सट्रेट हम इंक्रीज करें हम इस रिएक्शन को ओवरकम कर नहीं सकते, ठीक है। जिससे अब रिएक्शन डिक्रीज तो होना ही होना है, क्योंकि सब्सट्रेट का इसके साथ अमल दखल ही कोई नहीं है। और जो Km हो गया इसके अंदर वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अब एंजाइम और सब्सट्रेट की बाइंडिंग के अंदर इसका कोई अमल दखल नहीं है, ये किसी और साइड पे जाके बाइंड कर रहा था, तो इस वजह से Km क्या रहा है इसके अंदर कांस्टेंट रहा। डायग्राम में हम देखते हैं ये क्या था, इसकी वी मैक्स थी, वी मैक्स डिक्रीज हुई। क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि अब सब्सट्रेट इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिडक्शन को हम ओवरकम कर ही नहीं रहे। और जो था हमारे पास इसके अंदर Km, ठीक है, तो Km देखें दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि एंजाइम और सब्सट्रेट इंडिपेंडेंटली बाइंड कर रहे हैं और ये किसी और साइड पे एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर रहा था। इस तरह इसके वो लाइन लीवर बर्ड प्लॉट आ गया। इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास Km है ना, अब दोनों के लिए ये एट अ सेम पॉइंट कट कर रहा है, मीन्स के Km दोनों के लिए सेम ही है, राइट। जो वी मैक्स है अब वो क्या हुई, डिक्रीज हुई है ना। मैंने कहा था पिछले टॉपिक के अंदर कि वी मैक्स हमारे पास क्या होती है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी तो वी मैक्स डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि इसके इन्वर्स है, वी मैक्स का इन्वर्स है ना 1/v मैक्स, तो जितनी ज़्यादा 1/v मैक्स इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा वी मैक्स डिक्रीज होगी, मीन्स के इससे ज़्यादा वी मैक्स डिक्रीज हुई है, राइट। अच्छा, यहाँ पर उसने कुछ दिए एंजाइम इनहिबिटर ऐसा ड्रग्स। कुछ एंजाइम इनहिबिटर होते हैं जो कि ड्रग्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। एक एग्जांपल उसने दिया जिस तरह एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, जो बैक्टीरियल की सेल वॉल को सिंथेसाइज एंजाइम करती है तो उस एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देते हैं। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं होगी मीन्स के बैक्टीरिया डैमेज होंगे, बैक्टीरिया डैमेज होंगे ऑटोमेटिकली हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करती है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करती है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, हमारे पास वैसोकंस्ट्रिक्टर होते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्टर ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन करवाएगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यूज़ कर दिए जाए तो ये क्या करते हैं, उस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसके अंदर ये कुछ एग्जांपल उसने दिया है, लिसिनोप्रिल वगैरह। इसके साथ एक और एस्पायरिन। अब एस्पायरिन क्या करती है, ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम पर एक्ट करती है और उसको इनहिबिट कर देती है। साइक्लोऑक्सीजनेज बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रही होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन वगैरह प्रोड्यूस नहीं होते जो कि हमारे पास फीवर से हमें प्रोटेक्शन देते हैं, इन्फ्लेमेशन वगैरह के अंदर रोल प्ले करते हैं। एंजाइम रेगुलेशन। अब हमने देखना है कि एंजाइम रेगुलेशन किस तरह होती है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है जो एंजाइम को रेगुलेट करते हैं, एंजाइम की फॉर्मेशन को, डिग्रेडेशन को, या एंजाइम की जो एक्टिविटी है। सबसे पहले तो सब्सट्रेट होते हैं, ठीक है, ये एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सब्सट्रेट क्या करता है कि जितने ज़्यादा सब्सट्रेट होंगे, हमने भी डिस्कस किया, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो एक तो हो गया सब्सट्रेट। अब सब्सट्रेट के अलावा 3 और फैक्टर है, एक तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होंगे, ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास एक कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है और तीसरा एंजाइम सिंथेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। अच्छा, एलोस्टेरिक एंजाइम, एलोस्टेरिक का मतलब क्या होता है कि एंजाइम पर अगर ढेर सारी बाइंडिंग साइट है, ठीक है, एक से ज़्यादा बाइंडिंग साइट है तो वो एंजाइम होंगी एलोस्टेरिक एंजाइम। अब एलोस्टेरिक एंजाइम पर ढेर सारी बाइंडिंग साइट है तो मॉलिक्यूल्स भी ढेर सारे बाइंड करेंगे। अब जो एक्टिव साइट के अलावा जो भी मॉलिक्यूल इन दूसरी साइट्स पे आके बाइंड कर रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, इफेक्टर। अब ये फैक्टर 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव होंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पर उसने शो भी किया, ठीक है। अगर पॉजिटिव इफेक्टर कोई होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज। अगर ये नेगेटिव इफेक्टर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज। साथ दूसरा इसके अंदर एक और उसने बात किया है कि ये जो हमारे पास है एलोस्टेरिक एंजाइम, ये कब रिएक्ट करती हैं, कैटेलाइज करती हैं, तो कमिटेड स्टेप, ठीक है, जो स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का उस पर आके एक्ट कर रही होती है। अच्छा, 2 तरह के इफेक्टर है, एक होमोट्रोपिक इफेक्टर भी है और हेट्रोट्रोपिक इफेक्टर है। अब होमोट्रोपिक इफेक्टर है बेसिकली, जो होमोट्रोपिक इफेक्टर है अगर जो सब्सट्रेट है ना, ठीक है, जो एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा है, अगर वही ऐसा इफेक्टर के तौर पर एक्ट करता है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, होमोट्रोपिक इफेक्टर। मींस के सब्सट्रेट और इफेक्टर अगर सेम है, सेम स्ट्रक्चर है, तो वो क्या कहलाएगा, होमोट्रोपिक इफेक्टर। और होमोट्रोपिक इफेक्टर मेनली पॉजिटिव इफेक्टर होते हैं, क्योंकि अगर एक सब्सट्रेट बाइंड करता है तो वो दूसरे सब्सट्रेट के लिए उसकी एफिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर एक सब्सट्रेट एक एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, दूसरे के लिए उसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी, तीसरे के लिए और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इससे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिविटी, ठीक है। जिस तरह हमने डिस्कस किया था, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तो एक जब मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो दूसरे के लिए एफिनिटी बढ़ जाती है, सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स है ना, इनके अंदर जो कर्व होती है वो क्या होती है, सिग्मोइडल कर्व होती है। माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स के अंदर हमने देखा था कि उनके अंदर हाइपरबोलिक थी, मीन के रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा जैसे जैसे सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर जो कर्व होंगी वो क्या होंगी, सिग्मोइडल, कि इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इनके अंदर,
इंक्रीज करे, थोड़ा स्लोली इंक्रीज करेगा, फिर रैपिडली इंक्रीज करेगा एंड देन इट विल बिकम कांस्टेंट। तो इनके अंदर क्या होती है, सिग्मोइडल कर्व होती है। होमोट्रोपिक हो गया कि अगर सेम अफेक्टेड सेम सबस्ट्रेट की तरह इफेक्टेड है। तो इसके बाद आगे अगर हेट्रोट्रोपिक इफेक्टेड ऐसा इफेक्टेड होगा अगर वो सबस्ट्रेट से डिफरेंट होगा, सबस्ट्रेट के अलावा कोई भी इफेक्टेड होगा तो वो क्या होगा, हेट्रोट्रोपिक इफेक्टेड। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है फीडबैक इनहिबिशन। यहाँ पर उसने डायग्राम में शो किया, ये हमारे पास क्या है कि ABCDEFG ये एक रिएक्शन का पाथवे जा रहा है, ठीक है। ए ने ए को बी में कन्वर्ट किया, बी ने डी में, डी को ई को, और ई एफ और एफ जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, जी है। अब जो जी है ना, जो प्रोडक्ट बना है इसके लिए एक एलोस्टेरिक साइट है डी पर, ठीक है। अब डी पर जो एलोस्टेरिक साइट है और वो इसने क्या करनी है, इसने जाके इनहिबिट करना है। अब जैसे जी यहाँ से प्रोड्यूस होगा, यहाँ से प्रोड्यूस होकर एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करेगा और इस रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा। मींस के इसी रिएक्शन का एंड जो पाथ एंड प्रोडक्ट था उसी ने जाके इस रिएक्शन को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं, फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर उसी रिएक्शन का प्रोडक्ट थी उसे जाके अगर इनहिबिट कर देता तो उसे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारे पास ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ठीक है। इसे एलोस्टेरिकली कौन इनहिबिट करता है, साइट्रेट, ठीक है, जो कि सबस्ट्रेट विच इज नॉट अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम। अब ये एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट नहीं है बल्कि ये क्या इफेक्टर है, एलोस्टेरिकली जाके इनहिबिट कर रहा है। जबकि इसे एक्टिवेट कौन करता है, तो वो साइक्लिक AMP या ADP वगैरह जाके एक्टिवेट करते हैं, लेकिन इनहिबिट कौन कर रहा है, साइट्रेट। इसके बाद दूसरी मॉडिफिकेशन आ गई कोवलेंट मॉडिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होती है कि बेसिकली या तो कोई फॉस्फेट ग्रुप एक्टिव साइट पर ऐड किया जाता है, ठीक है, एंजाइम के अंदर या किसी प्रोटीन के अंदर, या तो उसमें से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवाया जाता है। तो फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन के अंदर काइनेज एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, और डीफॉस्फोरिलेशन के अंदर कौन सी, फॉस्फेटेज एंजाइम इन्वॉल्व होती है। ये डायग्राम से देखते हैं, ये हमारे पास एक एंजाइम थी, ठीक है। अब अगर प्रोटीन काइनेज एंजाइम है, इसने क्या करना है, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाना है। ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम ATP के मॉलिक्यूल को यूज़ करेगी, इससे ATP को ADP के अंदर कन्वर्ट करेगी। यहाँ से जो भी फॉस्फेट ग्रुप इसे मिलेगा वो इस एंजाइम के अंदर ऐड कर देगी। बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, HPO4 नेगेटिव है, ठीक है। तो अब इसमें से क्या होगा कि यहाँ से क्या रिमूव होना, एक H रिमूव होगा, एक ऑक्सीजन रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ। ये देखें ना, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो कितने बात गया, H वैसे रिमूव हो गया, P आ गया, ठीक है, उसके साथ एक ऑक्सीजन भी रिमूव हो गया था, तो यहाँ पर O3 बच गया। मीन्स के यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अगर आप फॉस्फेटेज एंजाइम अगर आ जाए तो ये क्या करती है, वाटर का मॉलिक्यूल एक ऐड कर देती हैं, ठीक है। इनका क्या फंक्शन होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ करके किसी भी फॉस्फोरिलेटेड प्रोटीन या एंजाइम में से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देती हैं। अब यहाँ पर क्या होगी, फॉस्फेटेज एंजाइम आई, इसने वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज किया और यहाँ से ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दिया, तो दोबारा ये किसके अंदर, उसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, फॉस्फेट ग्रुप था, राइट। तो प्रोटीन काइनेज एंजाइम ने ATP का मॉलिक्यूल यूटिलाइज किया और फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, जबकि फॉस्फेटेज जो थी इसने क्या किया, वाटर का मॉलिक्यूल यूटिलाइज किया और फॉस्फेट ग्रुप रिमूव किया, ठीक है। तो ये डीफॉस्फेटेज होगी और ये फॉस्फोरिलेज। इसके बाद आगे एंजाइम रिस्पॉन्स टू फॉस्फोरिलेशन। अब एंजाइम के जो फॉस्फोरिलेशन के रिजल्ट के अंदर रिस्पॉन्स क्या होता है कि अब फॉस्फोरिलेशन से कुछ एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। जिस तरह एग्जांपल उसने दिया, एक ग्लाइकोजन सिंथेसेज है और एक ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है। अब ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो कि ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करती है। अब जो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करती है, अगर इसके अंदर इसकी फॉस्फोरिलेशन करवाएं तो इसकी एक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ग्लाइकोजन जो सिंथेसेज है, जो ग्लाइकोजन को प्रिपेयर कर रही है, अगर इसके अंदर हम फॉस्फोरिलेशन करवाते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। तो फॉस्फोरिलेशन की एक्टिविटी एंजाइम की कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। एंजाइम सिंथेसिस, अब तीसरी जो इसकी रेगुलेशन है वो क्या है कि एंजाइम की सिंथेसिस के थ्रू किस तरह रेगुलेट हो रही है। अब ये तो थी कि पहले से एंजाइम पड़ी है, तो अब न्यूज़ या तो एंजाइम हम बनाना कम कर दें या तो जो बनी हुई उनको डिग्रेड करना शुरू कर दें। अगर तो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। अगर एंजाइम की एक्टिविटी को कम किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, रिप्रेशन, ठीक है। हम अगर इंप्रेशन और डिप्रेशन दोनों की इनकी एग्जाम्पल देखें तो इंडक्शन क्या होता है, मीन्स कि एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होना।
अगर हमारे पास ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा था, उसके रिजल्ट में इंसुलिन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इंसुलिन ज़्यादा होकर क्या करेगी, ऐसी एंजाइम्स की सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर देगी जो कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज रिमूव हो सके। तो ये जो एंजाइम की सिंथेसिस की एक्टिविटी ज़्यादा कर रही है, ये कौन सी होगी, इंडक्शन। सिमिलरली अगर इसका रिवर्स हो जाए कि ग्लूकोज ब्लड के अंदर कम हो जाता है, इंसुलिन भी कम होगी। अब इंसुलिन कम होगी तो उस एंजाइम की सिंथेसिस भी कम होगी ना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड के अंदर रह सके। तो ये क्या होगी, इसकी रिप्रेशन होगी, ठीक है। अब एक और डिफरेंस है कि जो एंजाइम सिंथेसिस होता है ना, ये थोड़ा प्रोसेस स्लो होता है, क्योंकि एंजाइम ने सिंथेसिस होना है या डिग्रेड होना है तो ये स्लोली होगा। लेकिन जो हमने ऊपर पढ़ा है कोवलेंट मॉडिफिकेशन या एलोस्टेरिक वाला रेगुलेशन वाली है, तो वो थोड़ा फास्ट हो गए। ये एक टेबल है, इसके अंदर थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। हमने अभी पढ़ा एक तो सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, ठीक है, एक सबस्ट्रेट होगा, जितना ज़्यादा उतना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये सबस्ट्रेट खुद ही अफेक्टेड के तौर पे यूज़ हो रहा था और ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है और ये इमीडिएट होता है। साथ ही आगे प्रोडक्ट इनिबिशन, कि जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बना है, ठीक है, तो वो ही रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है। तो इसके अंदर प्रोडक्ट इफेक्टेड के तौर पे यूज़ होगा, रिजल्ट क्या होगा, वही चेंज इन वी मैक्स और के एम चेंज होगी और ये भी इमीडिएट होगा। एलोस्टेरिक कंट्रोल हो गया, पाथवे एंड प्रोडक्ट फीडबैक इनहिबिशन, अभी पीछे ये भी पढ़ा है, ठीक है। तो एलोस्टेरिक कंट्रोल जिसमें होमोट्रोपिक या हेट्रोट्रोपिक इफेक्टर होंगे, ये क्या करेंगे, वी मैक्स और के एम को डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे और ये भी फास्ट होगा, इमीडिएट होगा। कोवलेंट मॉडिफिकेशन जिसमें अनदर एंजाइम लाइक काइनेज एंजाइम या फोस्फेटेज एंजाइम यूज़ होंगी, जो चेंज इन वी मैक्स और के एम करेंगी और इमीडिएट होगा 2 मिनट। थोड़ा स्लो होगा लेकिन इतना स्लो नहीं, लेकिन ये भी इमीडिएट के अंदर ही आता है। जबकि सिंथेसिस डिग्रेडेशन है, हार्मोन या मेटाबॉलिट, लाइक हमने देखा ग्लूकोज का लेवल हो गया, इंसुलिन हार्मोन हो गया, तो ये इसके अंदर इफेक्टेड के तौर पे यूज़ होंगे। इसके अंदर क्या होगा कि एंजाइम का अमाउंट ही चेंज हो जाएगा, या तो एंजाइम कम बनेगी या तो ज़्यादा बनेगी, और ये और 2 डेज लगेंगे, थोड़ा स्लो प्रोसेस है। एंजाइम इन ह्यूमन ब्लड, अच्छा हमने पहले पढ़ी थी इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होती हैं सेल्स के अंदर। अच्छा एंजाइम जो ह्यूमन ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर भी मौजूद होती है, ये 2 तरह की होती हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है कि कुछ एंजाइम जो होती हैं सेल के अंदर प्रिपेयर होती हैं और जब ये प्लाज्मा के अंदर जाती हैं तो तब जाके ये एक्टिव होती हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। और कुछ एंजाइम ऐसी होती हैं जो सेल के टर्नओवर के दौरान एंजाइम से रिलीज़ हो जाती हैं, ठीक है, सेल से रिलीज हो जाती है। सेल का टर्नओवर क्या होता है कि सेल कुछ अर्से बाद शेड ऑफ होता है, ठीक है, जो ओल्ड सेल्स होते हैं उसमें से वो डीजनरेट होकर उनकी शेडिंग हो जाती है। अब जब सेल शेड ऑफ होगा तो उसमें से क्या होगा कि ये जो एंजाइम्स होगी ये भी साथ ही सेल के रिलीज हो जाएंगी, प्लाज्मा के अंदर चली जाएंगी। अब इनकी वजह से भी प्लाज्मा के अंदर एंजाइम ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो टर्नओवर के दौरान गई है ना, ये कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि ये मेनली इंट्रासेलुलरली थी, ये तो सेल के डैमेज होने या शेडिंग के दौरान ही रिलीज हुई हैं। अब इसके हम देखें तो ब्लड प्लाज्मा एंजाइम लेवल इन डिजीज स्टेट, डिजीज स्टेट के अंदर इनका क्या रोल होता है। नॉर्मली ये देखें कि टर्नओवर के दौरान थोड़ी बहुत ही एंजाइम प्लाज्मा के अंदर इंटर हो रही थी, ठीक है, लेकिन अगर कोई सेल को डैमेज हो गया, सेल की नेक्रोसिस हो गया या कोई भी इंजरी हो जाती है, तो उस वजह से क्या होगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम अंदर इंटर होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम प्लाज्मा के अंदर इनको मेजर करें कि एंजाइम का नॉर्मल से ज़्यादा लेवल हो चुका है, तो मीन्स कि कोई ना कोई सेल को डैमेज हुआ है और सेल डैमेज हुआ है जिसकी वजह से प्लाज्मा के अंदर उसका लेवल ज़्यादा हुआ है। जिस तरह एग्जांपल देखें, यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइपेज एंजाइम है। अब ये लाइपेज एंजाइम किसके अंदर मौजूद होती है, पेनक्रियाज के अंदर, ठीक है। अब अगर कोई पेनक्रियाज को डैमेज होगा, ठीक है, पेनक्रियाटिक सेल्स को, मींस के लाइपेज एंजाइम इसमें से रिलीज होकर प्लाज्मा के अंदर इंटर होगी तो इसका लेवल प्लाज्मा के अंदर हाई मिलेगा। अगर इसी तरह हम देखें कि हमारे पास आ गई लाइक LDH है, ठीक है, तो LDH का अगर लेवल प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा होता है तो हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई रेड ब्लड सेल, लिवर या मसल सेल, इनको कोई ना कोई डैमेज हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके कोई ना कोई क्लिनिकल सिनेरियो आ सकते हैं, या अपने फंक्शन भी याद रखने हैं, इनके सोर्स याद रखने हैं, ठीक है, कि ये एंजाइम है, ये प्रेजेंट कहाँ पर है, और अगर ये डैमेज हो, वो सेल डैमेज हो जाता है तो क्या डिजीज़ हो सकती है। जिस तरह ये एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज है, लिवर के अंदर है, तो मीन्स के अगर इसके लेवल प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा है तो लिवर को कोई ना कोई डैमेज हुआ है, लिवर डिजीज़ है। ये भी इसी तरह ये इसने बताया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज की इसने एग्जांपल दी है। अच्छा अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम ऐसी एंजाइम होती हैं, ठीक है, जिनकी स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन उनका फंक्शन सेम हो। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों हो सकती है, जिसके अंदर उनके अंदर या तो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट हो सकते हैं। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन करवाएं, बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, जब इन एंजाइम्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस पर हम
रन करवाएंगे तो क्या होगा कि जो ये एनोड है ये कैथोड पर है, ठीक है। ये हम सीके के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोफोरेसिस पर इनको रन करवाया जाता है तो जब इन पर चार्ज डिफरेंट होंगे तो इनकी डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। जो ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज होगी वो एनोड की तरफ ज़्यादा जाएगी, जो पॉजिटिवली चार्ज होगी तो वो कैथोड की तरफ ज़्यादा जाएगी। तो मीन्स के इनका अमाइनो एसिड के चार्ज नंबर और सीक्वेंस ये डिफरेंस होगा, लेकिन इनके जो एक्शन होगा वो सेम होगा, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स दो हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है LDH, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और एक हमारे पास होगी CK जिसे हम कहते हैं क्रिएटिनाइन काइनेज। जो LDH होती है ना बेसिकली इसकी 5 आइसो एंजाइम है, LDH1, LDH2, LDH3, 4 एंड 5, ठीक है। इसके अंदर जो सब यूनिट है 4 होते हैं, इसे टेट्रामर कहते हैं। इसके अंदर सब यूनिट एक H के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हार्ट के लिए है, और M जो है वो स्केलेटल मसल के लिए। तो क्या होगा कि LDH1 है, इसके अंदर चारों HH हैं, ठीक है, बस इसका कोड याद रखना है, और आगे एक H M के साथ रिप्लेस होता जाएगा हत्ता कि आखिरी तक क्या सिर्फ MM सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके साथ हमारे पास CK है, तो CK भी इसी तरह 3 होते हैं, CK1, CK2, CK3। CK1 जो होती है BB जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, CK2 MB है, ये किसके अंदर होती है, हार्ट के अंदर होती है, जबकि CK3 MM ये स्केलेटल मसल्स के अंदर है। इसका क्या है, डाइमर है। इसके अंदर देखो तो 2 सब यूनिट है, एक M और एक B ब्रेन के लिए और M किसके लिए, स्केलेटल मसल्स के लिए। अब आ गया हिस्टोरिकल यूज, ठीक है। तो हिस्टोरिकल यूज इन डायग्नोसिस मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जब हमारे पास ट्रोपोनिन डिस्कवर नहीं हुई थी तो ये CK को क्या किया जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। अब CK बेसिकली हार्ट के मसल्स के अंदर प्रेजेंट है। जब हार्ट के मसल डैमेज होंगे तो CK का लेवल प्लाज्मा के अंदर हाई हो जाएगा। अगर प्लाज्मा के अंदर CK हमें मिलता है तो मीन के हार्ट के मसल को कोई ना कोई डैमेज हुआ है और ये हमें हार्ट अटैक का बता सकता है, ठीक है। इसी तरह जब ट्रोपोनिन बाद में डिस्कवर हुई तो ट्रोपोनिन भी सेम इसी तरह हार्ट के मसल्स के अंदर प्रेजेंट है। अगर ट्रोपोनिन का लेवल ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर हाई हो जाता है तो मीन्स के कोई ना कोई हार्ट मसल को डैमेज हुआ है। यहाँ पे उसने ग्राफ शो किया, ये हमारे पास CK है और ये ट्रोपोनिन है। अब जो CK है, ठीक है, ये अपीयर थोड़ी जल्दी होती है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए परसिस्ट करती है, और परसिस्ट करके एलिवेट जो होती है वो भी जल्दी होती है। यहाँ पर देखो ये 24 आवर्स के अंदर एलिवेट हो जाती है और तकरीबन 48 to 72 डेज़ के अंदर ही डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है, जब हार्ट के मसल डैमेज होंगे। इस तरह हम दूसरी देखें तो जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन क्या होती है कि ये थोड़ी लेट इससे एलिवेट होती है, ये तकरीबन लग जाते हैं इसके 24 to 36 आवर्स। ये 24 to 36 आवर्स के अंदर जाके एलिवेट हुई, लेकिन ये प्रोसेस भी काफ़ी देर तक करती है, तकरीबन 10 डेज़ तक। तो CK और ट्रोपोनिन दोनों की दोनों हमारे पास किसके लिए यूज़ हो रही हैं, हार्ट के मसल डैमेज होने को बताने के लिए, ठीक है। अब हार्ट के मसल डैमेज होगा तो ये बेसिकली प्लाज्मा के अंदर इन दोनों का लेवल ज़्यादा हो जाएगा।